क्या आपने दुबई 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया और आपको रीज़न नहीं समझ आई कि वो वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ और अब आप चाहते हैं कि आपको 5 ईयर का वीज़ा ये मिल जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। रिसेंटली काफ़ी सारे केस आए मेरे पास जिसमें मैंने देखा कि लोगों के 5 ईयर के वीज़ास रिजेक्ट हुए, जिसमें कुछ मैंने भी अप्लाई किए थे वो भी रिजेक्ट हुए और मुझे रीज़न नहीं समझ आई कि ये रीज़न क्या थे। फिर मैंने इमिग्रेशन में रब्ता किया। इमिग्रेशन से बड़ी डिटेल में मेरी बात हुई इस टॉपिक के ऊपर और मैंने उनसे वो सारी चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने सारी की सारी उनसे पूछी और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। तब मुझे जाके समझ आया कि वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह क्या है। उसके बाद मैंने उन रूल्स को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 11 मार्च है और मेरे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 2 वीज़ास अप्रूव्ड होके आए हैं और आगे भी जो हैं वीज़ास अभी प्रोसेस में है वो भी आएंगे तो मैं उनको शेयर करूँगा और जो तरीका उन्होंने मुझे बताया है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ तो कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वो आपने एहतियात करनी है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं तो मैं उनका आपको सिर्फ इशारा दे सकता हूँ। बाकी ये है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कि आपका जो यूआईडी यूनिफाइड नंबर होता है वो सम टाइम पे क्या होता है कि आप पासपोर्ट नया बनाते हैं और सिस्टम के अंदर डालते हैं तो वो आपका यूनिफाइड नंबर आपको नया अलॉट कर लेता है। तो एक ये मिस्टेक करते हैं लोग कि यूनिफाइड नंबर नहीं लिखते उसके अंदर। तो आपका जो यूनिफाइड नंबर है उसको चेक करना बहुत आसान है। आप यूएई की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपना पासपोर्ट डालें और वो आपको आपका यूनिफाइड नंबर यूआईडी नंबर जो है वो आपको शो कर देंगे। तो अगर आपने पहले दुबई ट्रैवल किया है और पासपोर्ट नया बना लिया है तब आपने पहले ये लाजमी चेक करना है कि आपको नया यूनिफाइड नंबर तो अलॉट नहीं हुआ। अगर नया यूनिफाइड नंबर अलॉट हो गया तो बेसिकली यूएई जो है वो ये कंसीडर कर रहा है कि आप एक न्यू ट्रैवलर हैं, आप उनके मुल्क में कभी आए नहीं हैं। अच्छा, समटाइम ये होता है कि आप सेम पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम से भी मिस्टेक हो सकती है तो सिस्टम आपको नया यूनिफाइड नंबर अलॉट कर देता है अगर आप उसमें अपना पुराना यूनिफाइड नंबर नहीं डालते हैं। तो पहले तो आप डाल लें। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है और आपने वो नहीं डाला और आपका केस रिजेक्ट हो गया तो फिर आपने अपना पुराना और नया यूनिफाइड नंबर वो दोनों चेक करने हैं और उनको आपस में मर्ज करवाना है यूएई गवर्नमेंट से। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। आप एक कंप्लेन लॉन्च करते हैं, उसमें बताते हैं कि मेरा ये पासपोर्ट है, मेरा ये पुराना पासपोर्ट है, ये नया पासपोर्ट है, पुराना यूनिफाइड नंबर ये था, नया यूनिफाइड नंबर ये था, लिहाजा इसको मर्ज कर दिया जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स में ये है कि पहले अगर आप इस वीज़े के ऊपर 3 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं तो अगर आप 3 मंथ की इंश्योरेंस भी लगाएं तो वो वैलिड होती थी और वो एक्सेप्ट कर देते थे। अब आपने 3 मंथ की इंश्योरेंस नहीं लगानी है, आपने प्रॉपर 6 मंथ की इंश्योरेंस लगानी है और वो यूएई से ही लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने होटल बुकिंग और एयरलाइन की टिकट ये आपने मस्ट लगानी है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर शामिल नहीं है लेकिन वो आपने लगानी है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो प्रोफेशन है वो आपने एक्यूरेट लिखना है। जो आपका प्रोफेशन है वो आपने उसके अंदर डिफ़ाइन करना है कि मेरा ये प्रोफेशन है। मदर नेम आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो यूजली उसको भी एक पीडीएफ बना के आपने अपलोड कर ली है। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट में अगर आप इमीडिएट पैसे रखवा के उसको अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उसको रिजेक्ट कर लेंगे और बार बार आपको एतराज़ लगाएंगे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक
नहीं है। इसके बाद अदर जो है आपने जो बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, बैंक स्टेटमेंट पूरे 6 महीने की निकालनी है, वो 180 डेज से लेस नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स सिस्टम पे वो लोग डालते हैं डेट के हिसाब से, हम डालते हैं कभी 30 का महीना होता है, कभी 28 का महीना होता है, तो आप एक डेट से एक डेट तक की देते हैं तो वो 178 डेज 179 डेज की तकरीबन वो निकल के आती है। तो स्टेटमेंट आपकी 180 डेज से कम की नहीं होनी चाहिए। ये आप जब स्टेटमेंट निकालें तो ये आपने कंफर्म करना है। इसके बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिनिमम 4000 यूएस डॉलर के इक्वलेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो भी वो रिजेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट के हर पेज के ऊपर प्रॉपर स्टैम्प बैंक की और साइन होने चाहिए। और जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो ये रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि इनके साइज़ का लिमिट है 2 MB के करीब का। अगर आप उसको, आपके पेजेस ज़्यादा है और आप उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो वो रीडेबल नहीं आती। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आप चाहते हैं कि आपकी वो स्टेटमेंट भी ख़राब ना हो और उसको कंप्रेस भी करें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा कि आपने कैसे करना है। बाकी रही इसकी वीज़ा फ़ी की बात, तो 3803 दिरहम जो है ये टोटल आपसे चार्ज करते हैं, जिसमें से 3025 दिरहम जो है एज अ सिक्योरिटी होते हैं, जो किसी भी सूरत में आपको रिफ़ंड आते हैं। अच्छा, अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर 3500 आपको रिटर्न आते हैं, दिरहम की बात कर रहा हूँ, 3500 दिरहम आपको रिफ़ंड आते हैं इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तब। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर 3025 दिरहम, एक्चुअली 3000 आपको रिटर्न आते हैं, 25 दिरहम वो लोग अपनी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो चार्ज करते हैं और आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपको रिफ़ंड कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं पर्सनली उसका आंसर खुद दूँगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।